तो कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th फिजिक्स, जिसे हिंदी में हम लोग भौतिकी कहते हैं स्टूडेंट, उसके मैं आप लोगों को लगभग 60 से 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला हूं। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं बाकी चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम है फिजिक्स का अध्याय 5। चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट? ऊर्जा के स्रोत, जो कि एनसीईआरटी का है। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है। वैसे भी नॉर्मली आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट कि कोई भी ईंधन जलता है तो ऑक्सीजन नहीं निकलता है। ठीक है, यानी कि कोई भी ईंधन को आप जलाइए तो उससे ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। और यहाँ पर क्या पूछा है कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, और हालांकि आप लोग नॉर्मली नॉलेज के तौर पर भी याद रखेंगे कि कोई भी ईंधन जब जलता है ना तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम इस कलम को जलाएं तो इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, ना कि ये जलेगा तो इससे ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दूसरा नंबर का जवाब दीजिए कि निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है। तो ज्वारीय ऊर्जा भी उपलब्ध है, ठीक है, तरंग ऊर्जा भी और सागरीय तापीय ऊर्जा भी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और ये प्रश्न 2025 में पूछा गया है। ठीक है, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई ना कोई प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को मिल ही जाएगा जो कि 2026 में देखने को मिलेगा। और सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए तीसरा नंबर का जवाब दीजिए स्टूडेंट कि निम्न में कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है। निम्न में कौन है जो बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो CH4 ये जो है ना स्टूडेंट, ये बायोगैस का मुख्य अवयव है। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर का आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन है जो बायोगैस का मुख्य घटक है। यह प्रश्न भी 2025 में पूछा गया है ना। कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, जलवाष्प होगा या फिर मीथेन होगा। तो मीथेन जो है ना स्टूडेंट, मीथेन ये क्या है? बायोगैस का एक मुख्य घटक है। याद रखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पांचवा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिसका प्रयोग करेंगे और वो समाप्त नहीं होगा, वो लगातार बनते रहेगा। ठीक है, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? जिसका हम लोग प्रयोग कर ले तो वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग उसका प्रयोग करें तो वो खत्म हो जाएगा, फिर उसको बनने में काफ़ी लाखों वर्ष का समय लग जाता है। उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल। ठीक है, ये क्या हुआ? जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, अगर आप लोग इसका प्रयोग करते हैं ना तो ये क्या होगा? समाप्त हो जाएगा और फिर इसको बनने में ना लाखों वर्ष का टाइम लग जाएगा। ठीक है, और जो नवीकरणीय संसाधन होता है उसका आप लोग प्रयोग कीजिए, वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन आएगा? वन आएगा। समझ में आ गया? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो ये वन एक नवीकरणीय संसाधन है। चलिए 6 नंबर का जवाब दीजिए कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है। ये जो जल विद्युत ऊर्जा है मेरे प्यारे बच्चों, ये किस प्रकार का ऊर्जा है? तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, क्योंकि जल से हम लोग लगातार ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं और ये समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर का जवाब दीजिए आप लोग कि नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। बताइए, नाभिक की ऊर्जा अगर आप लोगों को प्राप्त करना है ना तो इसके लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? यूरेनियम का। 8वां नंबर का है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक, ठीक है स्टूडेंट, सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बताइए, बादलों वाले दिन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए सौर ऊर्जा से हम लोग अगर किसी भी प्रकार का ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसके लिए धूप होना चाहिए। अगर धूप नहीं होगा तो सौर ऊर्जा बनेगा ही नहीं। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो। जैसे कि आप लोग सोलर सिस्टम देखते होंगे जिससे कि उत्पादन किया जाता है क्या स्टूडेंट? विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो अगर मान लीजिए सूरज उगेगा ही नहीं, यानी पूरा बादल छाया रहेगा। ठीक है, जब बादल छाया रहेगा तो सूर्य उगेगा नहीं, तो वो चार्ज कैसे होगा? ठीक है, जब वो चार्ज नहीं होगा सोलर तो किसी भी प्रकार का ऊर्जा नहीं बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब 9 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, 9 नंबर का जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से कौन जैव
जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ये जो नाभिक की ऊर्जा है ना, यही, ठीक है। बाकी लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये सभी है, लेकिन ये नाभिक की ऊर्जा नहीं है। अगला प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा को क्या करती है वो लोग? हाँ, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, क्योंकि देखिए पानी जमा हुआ है तो पानी स्थिर है, अर्थात उसमें ऊर्जा भी स्थिर है। जैसे ही पानी का प्रयोग करके, यानी कि टरबाइन के माध्यम से पानी को पास कराया जाता है ना, टरबाइन नचता है ना, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। इस पर विस्तार से मैं आपको किसी दिन बता दूंगा। उसमें क्या होता है, जल जमा होता है, फिर जल को जो है ना एक पतला सा एक जो है कि पानी का बहाव टाइप का बनाता है, जिससे क्या होता है, वो टरबाइन नचने लगता है। तो आखिर स्थितिज ऊर्जा था, उसको गतिज ऊर्जा में बदला गया, फिर टरबाइन नचा, और टरबाइन जैसे ही नचा कि विद्युत का उत्पादन होने लगा, ठीक है स्टूडेंट। उसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। चलिए 11 नंबर का अब आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कि 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। स्टूडेंट इतना प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि काफ़ी हो जाएगा, ठीक है, और आप लोग अच्छा मार्क्स ला सकते हैं इस चैप्टर से। चलिए जवाब देने का प्रयास करेंगे कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 15 किलोमीटर प्रति आवर होनी चाहिए, ठीक है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, तब पवन जो चक्की होता है ना, पवन चक्की, वो नचेगा अच्छा खासा, और उससे विद्युत भी उत्पादन होगा, चाहे किसी भी प्रकार का ऊर्जा का उत्पादन होगा। पवन ऊर्जा का जो पवन चक्की होता है वो 1 घंटा में 15 किलोमीटर के रफ्तार से चलना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिक की ऊर्जा जो है ये क्या है, ईंधन का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में मेरे प्यारे बच्चों कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोगैस। ये जो बायोगैस है ये जीवाश्म ईंधन का स्रोत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत क्या क्या आएगा? पेट्रोल आएगा, कोयला आएगा, प्राकृतिक गैस आएगा। ये जीवाश्म ईंधन है। आप पूछ रहा है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो वो गोबर गैस मेरे प्यारे बच्चों जीवाश्म ईंधन नहीं है। 14 का है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का क्या उदाहरण हो जाएगा? ये कोयला तो है जीवाश्म ईंधन, इसलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। लकड़ी गोबर गैस नहीं है। चलिए अगला जवाब दीजिए 15 का कि गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? ये जो गोबर गैस है ये एक प्रकार का क्या है? तो याद रखिएगा ये एक बायोगैस है, ठीक है। गोबर क्या है? एक प्रकार का बायोगैस। चलिए 16 का जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि बायोगैस का उत्पादन होता है। बायोगैस का जो उत्पादन होता है वो गोबर से होता है। किससे होता है? गोबर से। 17 नंबर का है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? स्टूडेंट नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत अर्थात जिसे हम लोग प्रयोग करेंगे और वो जल्दी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। समाप्त होगा तो वो लगातार बनते रहेगा। तो बताइए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या हो जाएगा? तो ये सौर ऊर्जा नहीं देख रहे हैं आप लोग? सौर ऊर्जा जो है ये क्या है? नवीकरण ऊर्जा है। कोयला थरू होगा? कोयला तो अनवीकरणीय के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आप लोग उसका प्रयोग करिएगा तो फिर कोयला को बनने में लाखों वर्ष लग जाएगा, कि नहीं लगेगा? पेट्रोल को भी लाखों वर्ष लग जाएगा। चलिए समझ में आ गया 17 नंबर तक। अब हम लोग 18 नंबर का देखते हैं। यहाँ पर है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, ठीक है। तो अर्थात वो नवीकरणीय नहीं होगा, तो अनवीकरण में जीवाश्म ईंधन जो है वो अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर है कि एक उत्तम ईंधन क्या होता है? एक उत्तम ईंधन यानी कि बेस्ट ईंधन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? तो ये जैव गैस, ये जो है ना एक उत्तम ईंधन माना जाता है इसको। किसको? जैव गैस को। चलिए अगला बताइए यहाँ पर है कि नरोरा नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, प्लीज़ स्टूडेंट सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए अगला बताएंगे आप लोग स्टूडेंट कि 21 नंबर का क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर है मैं बता रहा हूँ आपको कि प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक जो है कि सामान्य स्रोत क्या था? प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक जो है कि सामान्य स्रोत क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लकड़ी था स्टूडेंट, ठीक है। प्राचीन समय में लकड़ी का प्रयोग ज़्यादा होता था उष्मा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। 22 का है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा है। बताइए जीवाश्म ईंधन ऊर्जा कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन हम लोग किसे कहते हैं? अनवीकरणीय को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। समझ में आया कि नया? नवीकरणीय तो नहीं होगा, ठीक है।
चलिए 22 का भी समझ में आ गया। अब 23 का जवाब दीजिए कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हो सकता है कभी भी एग्जाम में बन जाए कि सरदार सरोवर बांध। ये आप लोगों के लिए ना ज्योग्राफी में भी काफ़ी काम देगा। तो बताएंगे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। गंगा नदी पर बना है, सतलज नदी पर बना है, नर्मदा नदी पर बना है या फिर तापी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो कहाँ बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। अगला है, ये प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूज कर जाएंगे आप लोग। ठीक है, कि टिहरी बांध किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। ठीक है, टिहरी बांध किस नदी पर है? गंगा नदी पर। अगर भागीरथी रहेगा तो भागीरथी में भी टिक मारेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भागीरथी है ना स्टूडेंट, वो गंगा नदी का एक धारा है, उस धारा को हम लोग भागीरथी नदी कहते हैं। तो भागीरथी अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप लोग उससे टिक मारेंगे। ठीक है, अगर भागीरथी रहेगा तो गंगा नहीं रहेगा, क्योंकि गंगा और भागीरथी दोनों का संबंध एक ही है। क्योंकि गंगा नदी का ही एक धारा को हम लोग क्या कहते हैं? तो भागीरथी नदी कहते हैं। समझ में आ गया 24 नंबर का। 25 नंबर का जवाब दीजिए कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। ये जो जैव गैस है ये एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना प्रतिशत पाई जाती है मीथेन गैस? तो याद रखिएगा 75%। इसलिए ये एक उत्तम क्या है? ईंधन है। अगला बताइए कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को मेरे प्यारे बच्चों पवनों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देश कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। मैं आपको बता दूँ, ठीक है, कि यहाँ देखिए भारत का यानी जो हम लोग का इंडिया है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में इसका कितना नंबर आता है? तो 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, कितना नंबर पर आता है? 5वें नंबर पर। याद रखिएगा ना, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आप लोगों को 2 से 3 मार्क्स 2026 के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला जवाब देंगे यहाँ पर 26 नंबर, ये 28 नंबर का। टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर होनी चाहिए। मैंने बताया था ना 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है, 15 किलोमीटर घंटा या उससे अधिक होनी चाहिए। चलिए, कम नहीं होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक या उसके बराबर में होनी चाहिए। तब क्या होगा? ये जो टरबाइन है वो अच्छा से चल पाएगा। नेक्स्ट बताइए 29 नंबर का कि 1 मेगावाट के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्मों को लगभग कितने हेक्टेयर भूमि चाहिए? उसे कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? तो 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। कितनी हेक्टेयर? तो 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। चलिए 30 नंबर का जवाब दीजिए कि पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकेंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उस ऊर्जा को हम लोग सौर स्थिरिक, ठीक है, सौर स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक। चलिए 31 नंबर का जवाब दीजिए स्टूडेंट कि सौर सेल बनाने के लिए, मेरे प्यारे बच्चों, सौर सेल बनाने के लिए जो है कि किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, लोहा का उपयोग किया जाता है, चांदी का किया जाता है, तांबा का किया जाता है या फिर सिलिकॉन का किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का किया जाता है। 2019 में, 20 में और 24 में ये प्रश्न बन चुका है। चलिए 32 का जवाब दीजिए कि मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स, ठीक है, जैसे मार्स आर्बिट्रो में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? तो सौर सेल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है स्टूडेंट? सौर सेल का। चलिए 33 का बताइए कि बांध के द्वार पर, किसके द्वार पर? बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है? किसमें रूपांतरित करती है? तो पवन ऊर्जा में रूपांतरित करती है। मेरे प्यारे बच्चों, किसमें रूपांतरित करती है? पवन ऊर्जा में रूपांतरित करती है। चलिए 34 का जवाब दीजिए। आपको ये 202 ठो प्रश्न आपको थोड़ा हार्ड लगेगा तो घबराएंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पर है कि OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर, ठीक है, महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। कितना का अंतर होना चाहिए स्टूडेंट? तो 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, तब ऐसा होगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि भौमिक के परिवर्तनों के कारण भूपृष्ठ में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानों पर धकेल दी जाती है, जो कुछ क्षेत्रों में एकल हो जाती है। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो इन क्षेत्रों को मेरे प्यारे बच्चों तप्त क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? तप्त क्षेत्र। स्टूडेंट, जो प्रश्न आप लोगों को थोड़ा हार्ड लगेगा, ठीक है, उस प्रश्न को रोक के वीडियो 2 से 3 बार पढ़ लेना है।
इससे क्या होगा, आप लोगों का तैयारी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर का जवाब दीजिए कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिक की संलयन है। क्या है? नाभिक की संलयन। ठीक है, चलिए अगला जवाब देने का प्रयास करेंगे 27 नंबर का कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन बम जो है वो किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिक की संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिक की संलयन पर। 38 का है कि तारापुर नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मेरे प्यारे बच्चों, किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला है यहाँ पर कि राणा प्रताप सागर नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ऐसा प्रश्न कई बार बनता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि कलपक्कम नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? ये प्रश्न तो 2025 में पूछा भी गया है। ठीक है, वो कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने 40 प्रश्न समाप्त किया है। चलिए अभी बाकी के प्रश्न है उसे भी समाप्त करेंगे। अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे स्टूडेंट। चलिए जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग कि काक रापार नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला है कि केंगा नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। 43 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए अब कौन सा होगा? 44 नंबर का देख लीजिए स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दें। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 44 का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? उत्तम ऊर्जा स्रोत पूछ रहा है कि कौन सा है? तो ये जो है ना लकड़ी, ये उत्तम ऊर्जा स्रोत है। 45 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्टूडेंट, कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस जो है ये क्या है? स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, अर्थात कौन सा ऊर्जा है जो प्राचीन समय से चलते आ रहा है? तो वही हुआ परंपरागत ऊर्जा स्रोत। बताइए इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? कितना का है? 46 का ए हो जाएगा। ठीक है, जैव मात्रा अर्थात बायोगैस, ये जो है ना अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। 47 का है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? ठीक है, सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो ये नाभिक के ऊर्जा, कौन ऊर्जा स्टूडेंट? नाभिक के ऊर्जा। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। 48 नंबर का देखेंगे क्या होगा कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्न में कौन है जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत मेरे प्यारे बच्चों नहीं है? तो ये बायोगैस जो है ये क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? जितने भी जीव है, ठीक है, और जंतु है उनके लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत अगर पूछेगा आप लोगों से तो किस में टिक मारना है स्टूडेंट आप लोगों को? तो सूर्य में मारना है। किस में मारना है? सूर्य में। ठीक है, चलिए अब कौन सा होगा? 50 का कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। किस में रूपांतरित करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, किस में रूपांतरित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। अगला बताइए स्टूडेंट, 51 नंबर का जवाब दीजिए बाबू लोग कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? जो टिहरी बांध का निर्माण किया गया था तो उसका उद्देश्य क्या था? तो 51 का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी था। ठीक है, जल आपूर्ति भी था, भूमि सिंचाई भी था, बिजली उत्पादन भी था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 52 का बताइए कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य अगर पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों क्या था तो आप लोग क्या जवाब देंगे? इनमें से सभी। ठीक है, चलिए 52 का है कि प्राकृतिक में, ठीक है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए कि प्राकृतिक में पूछ रहा है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। किसका प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश है। चलिए अब कौन सा होगा? 53 नंबर का कि अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है? तो कोयले से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। 54 का कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन है? ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन है? तो कोयला और पेट्रोलियम जो है ये ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। 55 नंबर का बताइए स्टूडेंट कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, यानी कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है
ठीक है, वही पूछ रहा है यहाँ। उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन होगा, तो याद रखिएगा जिसमें सभी गुण हो, जिसमें सभी गुण हो अर्थात जो सरलता से सुलभ हो सके। दूसरा, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, ये भी इसका सही चीज़ है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, ये भी ठीक है, और जिसमें सभी गुण हो। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 56 का बताइए कि ईंधन है स्टूडेंट, इनमें ईंधन क्या है, CNG है, LPG है, लकड़ी है, या फिर इनमें से सभी। तो ईंधन पूछा है ना, तो इनमें से सभी, ठीक है, LPG, CNG, लकड़ी, सभी सभी ईंधन है। 57 का है, 56 का देख लीजिए, 57 का है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो पेट्रोल और कोयला दोनों को दोनों क्या है, जीवाश्म ईंधन है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, कौन सी प्रक्रिया मेरे प्यारे बच्चों पूरी की जाती है उच्चतर ताप पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक संलयन की जाती है। क्या की जाती है, नाभिक संलयन। चलिए अब कौन सा होगा, 59 नंबर का जवाब देने का आप लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है कि किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को कहते हैं, टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो नाभिक विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक विखंडन। 60 का देखिए क्या है, ये प्रश्न 60 का प्रश्न और जो है कि 59 का प्रश्न 2022 में पूछा गया है, यानी कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए 61 का बताइए स्टूडेंट, 60 का देखें क्या, चलिए बताइए कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो इस युक्ति को मेरे प्यारे बच्चों सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। 61 का है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन का जो ऊर्जा है ना उसका वास्तविक स्रोत क्या है, तो इनमें से कोई नहीं, जो होनी चाहिए वो यहाँ है ही नहीं। चलिए अब कौन सा होगा, 62 नंबर का बताएंगे। चलिए टोटल 68 प्रश्न होगा। 62 का है यहाँ पर कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा, ये तो देख लिए 62 का, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो दहन कर अर्थात जल के ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, ईंधन। अगला है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मेरे प्यारे बच्चों मुख्य स्रोत सूर्य है। ठीक है, क्योंकि सूर्य से आने वाला प्रकाश से ही ना ऊर्जा प्राप्त होता है। 2023 में यह प्रश्न बन चुका है। चलिए 64 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है, किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो सिलिकॉन से, सिलिकॉन से सोलर सेल बनाया जाता है। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। अगला है कि निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, कौन सा है जो बिना ज्वाला के जलता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा कोयला जो है ये क्या होता है, बिना ज्वाला के जलता है। समझ में आ गया। चलिए अब कौन सा होगा, 66 नंबर का बताइए स्टूडेंट। 66 नंबर का है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, इलेक्ट्रोड मेरे प्यारे बच्चों बना होता है, तो जस्ता का बना होता है। किसका बना होता है, जस्ता का। चलिए अगला बताइए कि डीजल का उपयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों, डीजल का उपयोग किस में होता है, तो भारी वाहनों में होता है, विद्युत उत्पादन में भी, रेल के इंजनों में भी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अंतिम प्रश्न स्टूडेंट इस चैप्टर का, यानी कि फिजिक्स का अध्याय 5 का अंतिम चैप्टर, ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, ये वाला 68 नंबर। और इससे पहले तो मैंने फिजिक्स का बाकी चैप्टर समाप्त कर दिया है, और नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा सूखा सेल का उपयोग होता है। किस सेल का उपयोग होता है खिलौने में, सूखा सेल का। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का लगभग 68 यानी कि 70 में 2 कम ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।